Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in this session, we will discuss the whole exercise of chapter number 8 जर्नल प्रॉपर. अब कई बच्चों ने मुझे ऐसा डाउट पूछा कि सर जर्नल और जर्नल प्रॉपर में डिफरेंस क्या है. जनरल और जर्नल प्रॉपर में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, पर जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो आपको पता ही है सब्सिडरी बुक्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा कन्वीनियंस हो. जैसे कि सेल्स बुक बनाया तो सेल्स रिलेटेड मतलब ऑल सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन विच आर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो हम वहाँ पे डालेंगे. वैसे जो भी कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आए वो हम वहाँ पे डालेंगे. तो जो चीज़ें बची है वो हम कहाँ पे करेंगे, तो उसकी हम प्रॉपर जर्नल एंट्री करेंगे और कुछ नहीं है. इसमें भी आपको जर्नल एंट्रीज ही डालनी है. तो कई बच्चों ने ऐसा पूछा कि सर फोर्थ और एट्थ चैप्टर में ऐसा कौन सा मेजर डिफरेंस है. तो जब हमने फोर्थ चैप्टर किया था तो वहाँ पे हमने ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज ये सब नहीं की थी, प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल ये सब एंट्री भी नहीं की थी. तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करेंगे. तो ध्यान से देखिए, पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 का पूरा सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. दूसरी चीज़ कि कई बच्चे क्या करते हैं कि एक बार वीडियो स्टार्ट करके एंड तक नहीं देखते. अब ये एंड तक नहीं देखोगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ फ्री में मिल रही है, कोई इसका पैसा नहीं देना है. जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइमिंग, और वो टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हो वही तो आपके फ्यूचर के लिए काम का है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वॉच द सेशन टिल द एंड. ओके, अदरवाइज you can search any other good channels on the YouTube that will help you. What I need, your improvements from any of the way. If you are making improvements, I will be happy. So let's start our session. Question number 4. तो यहाँ पे मैंने 3 जो ऊपर के क्वेश्चन है वो छोड़ दिए है, जिसमें थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट और एमसीक्यूज हैं. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. यहाँ पे लिखा है ध्रुमिल कामानी स्टार्ट्स business with following assets and liabilities dated on 1/1/2015. Write the opening journal proper for the following. हमें क्या करना है, सिर्फ ओपनिंग जर्नल प्रॉपर लिखना है. अब ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये क्या है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस टाइम पे जो जो चीज़ें आप असेट्स के तौर पे, लाइबिलिटीज़ के तौर पे बिजनेस में ला रहे हो उसके रिलेटेड एंट्री है. तो वो हम सबसे पहले करेंगे. द फर्स्ट वन, see here, cash of rupees 18,000, bank balance of rupees 12,000, furniture of rupees 15,000, stock of goods of rupees 20,000, personal debtors of 5,000 and 12% loan from Maya Ben of rupees 10,000 is brought into business. तो what we need to do, हमें ये सारी चीज़ों की एंट्री करनी है. अब यहाँ पे बच्चों ध्यान में लेना कि 2 चीज़ें दी गई है. एक है आपका कैश बैलेंस, ओके, एक है आपका कैश बैलेंस और दूसरा है आपका बैंक बैलेंस. अब यहाँ पे नोट भी दिया है. नोट में क्या लिखा है, रिकॉर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस इन कैश बुक. तो कैश बुक में अगर आप एंट्री करते हो तो जर्नल प्रॉपर में इन 2 असेट्स की एंट्री नहीं आएगी. क्लियर. अदरवाइज हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू 12% माया बेंस लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम करते. पर यहाँ पे क्लियरली बोला है कि कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ पे करने हैं, सिर्फ कैश बुक में. ओके, तो यहाँ पे भी कई बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर हम जर्नल और जर्नल प्रॉपर क्यों अलग अलग बनाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. तो पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे. एक ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं. डेट में मैंने लगा दिया नंबर 1 क्योंकि डेट पर्टिकुलर कुछ दिया नहीं है. तो अब 1 बाय 1 हम ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर, फर्नीचर इज माय असेट्स, सो असेट्स ऑलवेज डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 15,000. सेकेंड, stock of goods, that means stock account debit, stock account debit by rupees 20,000. स्टॉक के लिए एक और टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री. ओके,
अगर आपको एग्जाम्पल में इन्वेंट्री दिया है तो कंफ्यूज मत होना, इसे स्टॉक ही कहेंगे. देन पर्सनल डेटर्स. डेटर्स मीन्स फ्रॉम whom we have to collect money in future. So debtors account debit to, ये भी डेबिट हो जाएगा. कितने रुपए है? 5000. ओके. टू विच अकाउंट? टू 12% लोन फ्रॉम मायाबेन. ओके, हमने क्या किया है? मायाबेन से 12% के हिसाब से लोन लिया है. व्हाट विल बी द टोटल? 15 + 20 + 5, टोटल इज 40,000. अब उसमें से मायाबेन की लोन कितनी है? 10,000 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिए. अब बाकी क्या रहा? जो भी बाकी रहा वो कहाँ पे चला जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट. सो 40,000 माइनस 10,000, सो आंसर इज 30,000. ओके. नाउ अब बच्चों को डाउट होगा कि सर लोन आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखी? तो लोन मैंने क्रेडिट साइड पे इसीलिए लिखी बिकॉज लोन इज आवर लायबिलिटी. In future, we have to pay the amounts to the particular person. That means Mayaben. So that means it's your liability. So liability always have credit balance. That's why I have written it on the credit side. Clear? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. Let's see question number 5. In question number 5, Sri Gujarat Stores does not maintain separate subsidiary books for the transaction of bills receivable, bills payable, purchase return and sales return. Okay, यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि वो लोग ये सब चीज़ों के ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते. तो अगर मेंटेन नहीं करते तो जनरल एंट्री तो डालनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जर्नल प्रॉपर में एंट्री दे देंगे. रीड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड गिव द एंट्री और गिव द ट्रांजेक्शन in journal proper. See the first one. Draw a bill of rupees 8,000 on Ramnik which he accepts and returned. Okay, अब हमने क्या किया? एक रमणीक नाम का बंदा था जिससे हमें 8,000 रुपए लेने थे इन फ्यूचर. तो हमने इसको क्या किया है? एक बिल ड्रॉ करके भेजा है और बिल उसने एक्सेप्ट किया और फाइनली हमें रिटर्न किया. इसका मतलब क्या हुआ? This will become your bills receivable. Okay, this bill you will receive, the amount of this particular bill you will receive in future, so that is called as your bills receivable. As you know, bills receivable is your assets, so assets always have debit balance. तो यहाँ पे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? आपको पता है ये चल गया कि ये bills receivable है. ठीक है, so bills receivable account debit. ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे डेबिट साइड में ये अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपीज और बिल्स रिसीवेबल आएगा. तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो क्रेडिट में आपको फ्यूचर में ये चीज लेनी है किससे? पर्टिकुलर पार्टी से. सो नेम ऑफ द पर्सन विल बी देयर. तो नेम क्या है? तो यहाँ पे लिखा है रमणीक. सो टू रमणीक अकाउंट द वैल्यू विल बिकम 8,000 रुपीज. सी द सेकेंड एंट्री नंबर 2. Accepted a bill of rupees 3,000 drawn by Vijay and returned to him. Okay, अब ये बिल जो है विजय ने ड्रॉन करके आपको भेजा है. What does it mean? It means विजय ने आपको बिल भेजा, आपने उसको देखा, एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया. It means it is your bills payable. हमने क्या किया होगा? हमने प्रीवियसली क्रेडिट परचेस किया होगा इस पर्टिकुलर पार्टी से. ओके, तो उसने क्या किया? बिल बना के आपको भेजा, बिल आपने देखा, ओके लगा, तो आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया. सो दिस इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल. सो बिल्स पेएबल मीन्स इन फ्यूचर यू हैव टू पे द अमाउंट्स टू दिस पर्टिकुलर पार्टी. सो इट इज योर लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया टू बिल्स पेएबल. ओके, टू बिल्स पेएबल अकाउंट बाय रुपीज 3,000. तो मैंने क्रेडिट साइड पे 3,000 लिख दिए. अब एज यू नो कि डेबिट साइड पे हम दूसरी कौन सी चीज डालते हैं? नेम ऑफ द पर्सन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन? द नेम इज विजय. सो विजय अकाउंट डेबिट. विजय अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 3,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट रुपीज 3,000. क्लियर? अब नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल ऑफ रमणीक एंडोस टू रमेश. अब हमें क्या करना था? रमणीक से पैसे लेने थे और वो हमने एंडोस कर दिया
रमेश को। अब एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टी है, एक्स वाई एंड जेड। मैंने बिजनेस किया एक्स एंड वाई के बिटवीन और वाई ने जेड के साथ। मैंने एक चेक दिया है मिस्टर एक्स को, ओके, 5,000 रुपीज़ का मैंने परचेज किया होगा और मैंने 5,000 रुपीज़ का चेक किसको दिया है? मिस्टर एक्स को। अब वही मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को भी पेमेंट करना है। किसको? मिस्टर वाई को, सेम अमाउंट का 5,000 का। तो एक्स ने क्या किया कि बीच में से निकल गया और वो जो चेक होगा या तो फिर रिसिप्ट होगी उसको उसने एंडोर्स कर दिया वाई के नाम पे। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ आई हैव टू पे डायरेक्टली टू मिस्टर वाई। यहां से बीच में से मिस्टर एक्स निकल गया। क्यों? क्योंकि उसका एक जिससे लेना था वो भी सेट ऑफ हो गया और साथ में जिसको देना था वो भी सेट ऑफ हो गया। तो इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। अब यहां पे देखो कि रमणीक लाल ने आपको एक बिल दिया था, वो आपने किसी को एंडोर्स कर दिया। तो इसको क्या करेंगे? तो इसकी एंट्री बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखना। कोरिलेट करो इसकी प्रीवियस एंट्री को। यहां पे दे दिया मैंने नंबर 3। ये है प्रीवियस एंट्री रमणीक लाल वाली, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब ये बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपने एंडोर्स कर दिया, वो दूसरे आदमी को चला गया, तो इसको हम ले लेंगे क्रेडिट में। कहां पे? क्रेडिट में। इसको लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रुपीज। हाउ मच? इट इज ऑफ रुपीज 8,000। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी है पर यहाँ पे तो वैल्यू है, क्योंकि पूरे के पूरी अमाउंट का ही आप एंडोर्समेंट करोगे। ओके, और डेबिट में क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन क्या है? रमेश अकाउंट डेबिट रुपीज 8,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रुपीज 8,000। ये मैंने क्या किया? क्रेडिट और डेबिट को क्लोज किया। इट मीन्स बिल्स रिसीवेबल मेरे पास से चला गया, रमेश अकाउंट डेबिट हो गया, टू रमणीक अकाउंट हो गया, ये इंटर सेट ऑफ हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP1 टिक कर दीजिए। देन गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 रिटर्न बाय परेश टू अस। अब परेश ने आपको गुड्स रिटर्न किया है। अब कोई आपको गुड्स रिटर्न करे तो कब करेगा? जब आपने उसको सेल किया होगा तभी तो करेगा। ओके, तो सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपको पता है। तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। सो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? बाय रुपीज 3,000 टू विच अकाउंट? टू परेश अकाउंट। क्योंकि आपको रिटर्न कौन कर रहा है? परेश कर रहा है, तो 3,000 रुपीज परेश के अकाउंट में चले जाएंगे। देन गुड्स ऑफ रुपीज 1,500 रिटर्न टू महेंद्र। हमने महेंद्र को रिटर्न किया। इट मीन्स वी हैव परचेज दैट गुड्स फ्रॉम महेंद्र। परचेज अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। अब परचेज रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया। अमाउंट कितनी है? 1,500 रुपीज। तो मैंने टू परचेज रिटर्न में 1,500 लिख दिया। बाकी क्या रहा? नेम ऑफ द पर्सन। तो नेम ऑफ द पर्सन क्या है? महेंद्र अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 1,500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट रुपीज 1,500। ओके, दिस वॉज योर इलास्ट्रेशन, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 किए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। Now see question number 6. Record the following transaction in the journal proper of Mr. Rakesh. तो यहाँ पे मैंने टाइटल लगा दिया journal proper of राकेश, श्री राकेश। Give goods of rupees 5,000 to अनाथ आश्रम। अब ये जो एंट्रीज है वो किसके रिलेटेड है? जो आप चैरिटी करते हो या तो फिर कोई भी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आपके गुड्स बाहर जाते हैं, तो उसकी एंट्री है। So let's make the general entry for this particular. Number 1, give goods of rupees 5,000 to Anath Ashram. What will be the entry? Donation account debit. Donation account debit rupees 5,000. Because by giving to the donation, that is a kind of expenditure for you, or expense is always on the debit side.
ओके, आप डोनेशन लिखो, आप चैरिटी लिखो, बोथ थिंग्स आर करेक्ट. डोनेशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू परचेज अकाउंट. अब यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने तो अभी लेक्चर में ऐसा बोला था कि परचेज अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो ये तो क्रेडिट हो गया. तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक आपको समझाया था पहले भी कि जब आप सेल्स करते हो तो आपके पास से गुड्स जाते थे तो आप क्रेडिट लिखते थे. ठीक है, यहाँ पे आपने सेम वे गुड्स तो भेजे ही हैं, पर सेल्स में ऑलवेज क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके अंदर आपका प्रॉफिट ऐड होता है. पर यहाँ पे परचेज में ऐसा कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी डोनेशन करते हो या तो फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को यूज़ करते हो तो थोड़ी ना आप उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके वैल्यू लिखोगे. तो हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? परचेज वाली, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किए थे वही वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे. ओके, सो दैट्स वाई वी आर crediting the purchase account. Then see the second one, distributed goods of rupees 4000 as a free sample. अब हमने क्या किया, 4000 रुपीज के जो गुड्स थे वो हमने फ्री सैंपल में दिए हैं. अब जब आप गुड्स को फ्री सैंपल में देते हो, अगेन यू आर डूइंग सम एडवर्टाइजमेंट वर्क. सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू परचेज अकाउंट. क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, आपके गुड्स गए और आपका एक्सपेंडिचर हुआ, तो एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट. गुड्स की वैल्यू क्या है? 4000 रुपीज और 4000. बच्चे क्या करते हैं कि उनको याद ऐसा होता है कि सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आया और हमने किसी को फ्री में सैंपल दिया, चलो नॉन इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक नहीं कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि आपने गुड्स दिया है, आपको तो कॉस्ट लगने वाली है. अगर किसी ने आपको दिया होता तो आपको कॉस्ट नहीं लगने वाली थी. ठीक है, तब आप नॉन इकोनॉमिक कर सकते हो, बाकी आप नॉन इकोनॉमिक नहीं कर सकते. ध्यान देना, मेरे एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है. ओके, सी द नेक्स्ट वन, नंबर 3. विड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीज 8000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. जब भी आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी गुड्स लो, हाउस होल्ड यूज के लिए कोई भी गुड्स लो, तो उसे कौन से अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो, सॉरी डेबिट करते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट में. तो यहाँ पे क्या एंट्री लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. नंबर 3, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट आ जाएगा? टू परचेज अकाउंट. अब परचेज अकाउंट क्यों आएगा, तो आपको लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. 8000 रुपीज, 8000 रुपीज. नाउ नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 3000 बाई वीक गिविंग द गुड्स ऑफ रुपीज 2800. अब हमने एक फर्नीचर परचेज किया. नंबर 4, फर्नीचर परचेज किया, दैट मीन्स इट्स योर असेट्स. असेट्स का हम नाम ही लिखते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट्स ऑलवेज डेबिट. 2, गुड्स आउटफ्लो हुआ कितने रुपए का, तो वो देखेंगे बाय रुपीज 2800. तो हम असेट्स की वैल्यू भी कितनी ले लेंगे? 2800 ओनली. अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपने सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि आपका गुड्स जा रहा है, पर इसको आप कॉस्ट वैल्यू में नहीं डाल रहे. कौन सी वैल्यू में डाल रहे हो? आप इसको प्रॉफिट ऐड करने के बाद डाल रहे हो. ये तीन चीजें जो हो रही थी, जैसे कि डोनेशन, तो डोनेशन में आपका गुड कंसर्न होता है, इसके अंदर आप प्रॉफिट का चीजें सोचते नहीं हो. दूसरी चीज, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने खुद दिया है तो आप कॉस्ट प्राइस पे ही लोगे. तीसरी के घर के काम में आप कॉस्ट प्राइस पे ही लोगे, पर जब आप किसी से डीलिंग करोगे, किसी को गुड्स दोगे, तो वो तो सेल्स प्राइस पे ही आएगा. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. फर्नीचर के सामने हमने सेल्स किया, दैट मीन्स गुड्स दिया. गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 2800. तो हमारी असेट्स की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2800 रुपीज ओनली. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, goods of rupees 7000 destroyed by fire for which the insurance company has accepted a claim of rupees 5500. So इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, इट इज योर असेट्स, तो असेट्स हम लिखेंगे डेबिट साइड. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? रुपीज 5500. सबसे पहले 5500 आपको मिल रहा है. टू, एक जगह मैंने एक लाइन छोड़ ली है, किसके लिए वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा. टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो भी गुड्स आपका जल गया उसकी तो हम परचेज वैल्यू ही करेंगे, वो थोड़ी ना सेल्स वैल्यू है. 7000 के गुड्स थे, उसके सामने हमके 5500 मिल गए. एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 1500 रुपीज का. सो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट. क्लियर?
यहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। नंबर 5, नंबर 6 देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 रिसीवेबल फ्रॉम निराली विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ। अब निराली से पैसे लेने थे पर निराली अब आपको पैसे देने वाली नहीं है, सो इट इज कंसिडर एज योर बैड डेट। बैड डेट इज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज लॉस ऑफ द बिजनेस, सो एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट ₹2000 टू विच अकाउंट, टू निराली अकाउंट। अब निराली का नाम यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो कलेक्ट निराली से ही करने थे, उसने पे नहीं किया तो उसे कंसिडर कर लेंगे बैड डेट। सी द नेक्स्ट वन, नंबर 7, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹800। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन मतलब क्या, डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैपेंस ऑन दी असेट्स। तो अब मैं उसका लॉजिक आपको समझाता हूं कि मैंने ये एंट्री यहां पे कैसे लिखी। 1 सेकेंड। ओके, ₹800। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक असेट्स परचेज की, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक ली है, नई बाइक, ठीक है। अब बाइक की वैल्यू है ₹50,000। आपने बाइक लेके घर पे आके बाइक को प्रॉपर सील करके उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग करवा के प्लास्टिक की थैली में डाल के पूरा आपकी बाइक को कवर किया और एक रूम में उसको बंद करके रख दिया। ओके, बंद करके रख दिया कि जो पूरा एयर टाइट रूम था वहाँ पे कोई मतलब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वैसे मतलब धूल भी आ नहीं सकती थी। अब आप 2 साल के बाद वही बाइक को बाहर निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 50,000 में लिया था तो क्या उसको आपके 50,000 पूरे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। इवन दो आपने उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसमें कोई भी डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हम क्या करते हैं, एवरी ईयर वी विल डिडक्ट सम अमाउंट एज अ डेप्रिसिएशन फ्रॉम दी असेट्स। सो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर और अ लॉस फॉर द बिजनेस। सो expenses and losses are always written on the debit side, so depreciation account debit ₹800। अब डेप्रिसिएशन कहाँ से हुआ, मशीन में से। मशीन में से मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, मशीन आपकी असेट्स है, असेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, पर जब मुझे पैसे माइनस करने हैं तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा तो टोटल में से इतने माइनस हो जाएंगे। क्लियर, तो ये लॉजिक है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट करने का। देन सी द नेक्स्ट एंट्री, नंबर 8, salary for the month March is unpaid ₹7,800। salary always debit balance, salary account debit रुपीज कितने हैं, 7,800 टू विच अकाउंट, टू अनपेड सैलरी अकाउंट। हम स्पेसिफिक एक अकाउंट बना देंगे, कौन सा वाला, अनपेड सैलरी अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी ₹7,800। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज अवर 6th example, number 6। now see next one, number 7। okay, question number 7, record the following transaction in the books of Shri Ekta। तो मैंने यहाँ पे जनरल प्रॉपर बना दी श्री एकता की। 10 ट्रांजेक्शन है, 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड मंथ इज गिवन, सो 2014 March 1st। what will be the entry, brought furniture of ₹7,000, goods of ₹15,000 and मशीनरी ऑफ ₹20,000 टू स्टार्ट दी बिजनेस। स्टार्टिंग के एंट्री है, आपको आती है तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹7,000, गुड्स दैट मीन स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू विच अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, इन सब का टोटल करो और आखिर में आंसर मिलेगा आपको ₹42,000। देन सी द नेक्स्ट एंट्री, नंबर 2, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ ₹2,000 एंड सेल्युलर फॉर ₹25,000 परचेज्ड फ्रॉम बिजनेस। नाउ आपने क्या किया है, दो चीजें ली है, एक आपने लिया है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का यूज, दैट इज योर काइंड ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसको हम असेट्स कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, ₹2,000। सेकेंड, मोबाइल फोन, इट्स एन असेट्स, सो सेल्यूलर फोन अकाउंट डेबिट, असेट्स का हम नाम ही लिखते हैं,
rupees 25,000 to which account? To Kamlesh Traders. Okay, because it is your credit transaction, rupees 27,000. See the next entry, number 3. Fan of rupees 2500 purchased for the household use by giving the goods of rupees 3000. Now you have purchased a fan, पर ये जो है ये household expense है, household है तो drawings account debit. So drawings account debit to, आपने क्या किया है, उसके सामने गुड्स दिया है तो टू सेल्स अकाउंट, ऐसी एंट्री हमने अभी की है, यहाँ पे आपको डाउट होना नहीं चाहिए. ओके, तो ये परचेज किया, सॉरी वी हैव गिवन द गुड्स, सो यहाँ पे परचेज आएगा बाय गिविंग दी गुड्स. ये हमने असेट्स परचेज नहीं किया, हमने क्या किया है, सामने से एक्सेप्ट किया है. ओके, व्हाट विल द अमाउंट? अमाउंट विल बिकम रुपीज 3000, क्योंकि आपने गुड्स कितने के दिए हैं, 3000 रुपीज के. सी द एंट्री नंबर 4. Number 4, drew a bill of rupees 8,000 on Namrata which was accepted and returned. Bills receivable के एंट्री हमने ऑलरेडी कर दी है, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट, टू नम्रता अकाउंट. What will the value? The value will become rupees 8,000. So 8,000 and 8,000. See entry number 5. Bills of Namrata endorsed to Yesha against her debt of rupees 8050. अब पूरी एंट्री को आपको क्या करना है, उल्टी कर देना है. जैसे कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, उसको कर देंगे बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, कितने का था, 8,000 रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000. अब किसको दिया है आपने, जो नम्रता को दिया था वो आपने एंडोर्स कर दिया येशा को. सो येशा अकाउंट डेबिट रुपीज 8050. कितना, 8050. उसमें से 8,000 निकल गए, 50 फिर भी बचे. दिस इज योर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट सी नंबर 6. अ बिल ऑफ रुपीज 6,000 ड्रोन बाय भरत एक्सेप्टेड बाय अस एंड रिटर्न टू हिम. भरत ने बिल दिया, आपने एक्सेप्ट किया. सो बिल्स पेएबल, आपको फ्यूचर में उसको पैसे देने हैं. सो बिल्स पेएबल, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, भरत अकाउंट डेबिट, भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बिकॉज बिल्स पेएबल इट्स योर लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. वैल्यू कितनी है बिल्स पेएबल की, 6,000 रुपीज. यहाँ पे मैंने लिख दिया 6,000 एंड 6,000. नंबर 7. Goods of rupees 8,000 were stolen from the godown for which the insurance company has accepted a claim of 75% of the amount. Goods stolen हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने देने वाली है, 75% वैल्यू. 8,000 के 75% हो जाएंगे 6,000. सेकेंड, लॉस आपको कितना हुआ, लॉस ऑफ गुड स्टोलन अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 2,000. 2,000 का लॉस हुआ. टू परचेज अकाउंट, इसकी एंट्री हमने ऑलरेडी की है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे. 8,000 रुपीज. नंबर 8. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000 रिसीवेबल फ्रॉम नीरव एंड 8,200 पेएबल टू नलिन. द अमाउंट ऑफ नलिन वॉज सेटल बाय नीरव एक्सेप्टिंग टू पे रुपीज 8,000. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 8,000 पे 200 पे करने थे, किसको, नीरव को. अब आपको मिलने वाले थे 8,000 रुपीज और आपको पे करने थे नलिन को 8,200. एक्सेप्ट कर लिया किसने, नीरव ने. तो क्या एंट्री होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल नलिन को देने वाले थे, सो नलिन अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 8,200 टू विच अकाउंट, टू नवीन अकाउंट बाय रुपीज 8,000 एंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रुपीज 200. अब इसको ध्यान से देखो और ध्यान से समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल नलिन को आपको पेमेंट करना था, नलिन की लायबिलिटी है आपको पे करने की, आपको नलिन को पे करना है, इट इज़ योर लायबिलिटीज. लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी. अब हमने उसको पे कर दिया तो उसको हमने ले लिया डेबिट.
इसको डेबिट ले लिया तो बाकी का जो दूसरा नाम होगा वो हो जाएगा क्रेडिट। 8,200 की डेब्ट्स पे की है, उसके सामने 8,000 का एंडोस किया है, बाकी बची कितने 200 रुपीज़, वो यहाँ पे डाल दो। क्लियर? सो दिस इज योर ट्रांजेक्शन नंबर 8। सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र फॉर द बैड डेब्ट्स रिकवर ₹2,000। ओके, ये जो है ये कैश रिसीव्ड है, दिस इज अ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन कैश बुक्स। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन to be recorded on cash book only because it's a cash transaction. Clear students? यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 10, ₹300 इज पेएबल टू मनोज फॉर द इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, मनोज को पेमेंट करना है इंटरेस्ट का। सो इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब किसको पे करना है, टू मनोज अकाउंट। क्लियर? यहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि ये सारी एंट्री हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में की है, थोड़ा थोड़ा नया है वो आप देख लो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर। नंबर 1, ₹700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड इन भूमिका's बुक। अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो एरर के रिलेटेड है तो उसको हमें प्रॉपर करना है। अब यहाँ पे क्या गलती कर दी, 700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका, रेणुका से आपको पैसे मिले थे, वो गलती से आपने किसके अकाउंट में लिख दिए, भूमिका के अकाउंट में। आपको इतना ही सोचना है आपको पैसे कहाँ से मिले थे, रेणुका से। तो इट इज योर इनकम, इनकम्स आर रिटर्न ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, तो टू रेणुका अकाउंट हो गया ₹700। तो यहां पे मैंने एंट्री कर दी 700 रुपीज की। अब डेबिट में कौन होगा, जिसको आपने पहले क्रेडिट किया होगा उसको डेबिट कर दो, तो क्या अकाउंट हो जाएगा, भूमिका अकाउंट डेबिट। भूमिका अकाउंट डेबिट ₹700 टू रेणुका अकाउंट ₹700। So this is the first entry. See the second one. ₹1,000 received from Updesh for the bad debt written off in past, which is credited to Updesh account. Now we have to rectify this particular entry. अब bad debt return is income for you. Incomes are written always on credit side. So to bad debt return or recovered, whatever the word you will use. How much? By ₹1,000. टू विच अकाउंट, टू उपदेश अकाउंट। तो यहाँ पे उपदेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट क्रेडिट की एंट्री हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रू ट्रांजेक्शन। लेट्स सी द थर्ड वन। नंबर 3, ₹800 पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा's अकाउंट। अब ये है पेड का ट्रांजेक्शन। अब हमने किसको पे किया था, शर्मा को पे किया था। सो नंबर 3, Sharma account debit, because expenses and losses are always written on the debit side. Paid, that means we have to give, it is kind of expenditure for us. So Sharma account debit to the name of the other person, that is Verma, to Verma account ₹1,200, sorry ₹800 and ₹800। यहाँ पे हमारा 1,000 लिखना क्या रह गया था। नंबर 4 देखो, ₹1,200 paid for insurance premium is debited to drawings account. Now insurance premium, it is your expenditure, so insurance premium account debit, insurance premium account debit by ₹1,200 to, अब गलती कहाँ पे हुई थी, जो गलती हुई थी क्रेडिट साइड पे लिख दो, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट हैज सम रेक्टिफिकेशन एरर्स, तो ये बहुत अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹6,000 ऑफ बिजनेस सोल्ड फॉर ₹5,800। आपने क्या किया है, एक जो फर्नीचर था वो आपने सोल्ड आउट कर लिया, कितने रुपए में, 5,800 रुपीज में। उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, उसकी एक्चुअल प्राइस थी ₹6,000। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने की एंट्री देनी है, बहुत ध्यान से देखना। टोटल फर्नीचर की वैल्यू थी 6,000। अब फर्नीचर में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको पेमेंट जो है कैश में मिल रहा है कि क्रेडिट पे, तो वो एंट्री हम नहीं करेंगे। हम कौन सी एंट्री करेंगे, 6,000 के सामने आपको चेक मिला है 5,800 रुपीज का। इट मीन्स आपको
₹200 का लॉस हुआ, तो हम सिर्फ वो लॉस की एंट्री करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू furniture account, because lots and everything are written on the debit side, 200 rupees and 200 rupees. Okay, so this is your question number 8. Let's see question number 9. Now question number 9 is one of the favorite question of mine, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अब उसके पहले आपके दो कंसेप्ट क्लियर कर लो, एक है ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड। याद रखना, जो भी आप रॉ मटेरियल परचेस करो, जैसे कि अगर आप एक चॉकलेट बनाते हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल में आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो आपके लिए चॉकलेट की एक पेस्ट होनी चाहिए, फिर शुगर चाहिए, फिर मिल्क चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सब अगर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप प्रोसेस करके गुड्स बनाते हो, इट मीन्स गुड्स बनाए तो ऐसा नहीं कि गुड्स बन के आ गए, आपको वहाँ से यहाँ पे लाने का खर्चा, रखने का खर्चा, वो सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। याद रखना कौन सा वर्ड मैं बोल रहा हूँ, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो कहाँ पे आएगा, वो आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। इट मीन्स सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिटर्न इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। पर उसके सामने अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया, अगर आपने सैलरी पे की है, तो ये सब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स के एक्सपेंसेस है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब उस हिसाब से हम सारी एंट्री करेंगे, रूल वही के वही सेम है, एक्सपेंसेस है कि लॉसेस है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो सेम टू सेम है। पर दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर दो, एग्जाम में 100% इसको पूछने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये कुछ हटके है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ₹1000। अब इंटरेस्ट उसका ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस नंबर 1। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट वन। तो ये सारे जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपको इतना रूल एप्लीकेबल करना है कि क्लोजिंग बैलेंस का उल्टा आपको एंट्री यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, पर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ₹1000, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बाय ₹1000। फर्स्ट एंट्री। लेट्स सी द सेकंड वन, सेल्स रिटर्न अकाउंट ₹3000। एज यू नो सेल्स हैव क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा, पर यहाँ पे हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, बिकॉज इट्स अ क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग में उल्टा बैलेंस डाल दो, अमाउंट हो जाएगी ₹3000। डेबिट साइड पे कौन सा अकाउंट लिखेंगे, देखो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वो रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो तो ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का ऑलवेज बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको कर देंगे क्या, डेबिट। सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? अब ट्रेडिंग यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि ट्रेडिंग के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये फर्स्ट में ही आएगा ₹2000। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर 4, interest received account। interest received is your income, income are always received on recorded on the credit side, यहां पे हम लिखेंगे डेबिट साइड पे interest receive account debit to which account, this is not related to the trading one, तो यहां पे लिखेंगे to profit and loss account। what will the value, value हो जाएगी ₹800, ₹800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, और डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. व्हाट विल बी द वैल्यू? वैल्यू हो जाएगी 1500 रुपीज, 1500 एंड 1500. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, सैलरी अकाउंट. सैलरी इज योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी ऑन द क्रेडिट साइड. अब सैलरी ये आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. कितनी है सैलरी? 4000 रुपीज, सो 4000 एंड 4000. नेक्स्ट नंबर 7, डिविडेंड रिसीव्ड. डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इनकम, इनकम आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, इसको लिखेंगे यहाँ पे डेबिट. डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. what will be the value? Value will become rupees 700 and 700. Number 8, परचेज अकाउंट. परचेज इट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, परचेज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, इसको यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट पे. टू परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? रुपीज 5000 and 5000. And the next one and the last one, number 9, sales account. Sales account always have credit balance, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट रुपीज 10,000. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर नंबर 8 के सारी चीज़ें, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 एग्जाम्पल करवाए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत अच्छे से ध्यान देना, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज इंटरेस्ट एक्सपेंस. अब यहाँ पे इतना भी याद रखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? तो प्रॉफिट रिलेटेड इफेक्ट होगी, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? टू इंटरेस्ट अकाउंट. Interest expense always have debit balance, but as it is our closing entries, these are our closing entries, तो closing entry है तो उसको other side पे लिख दो. क्लियर? सेकंड देखो, सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो उसको मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पे. दूसरी चीज, ट्रेडिंग मैंने डेबिट क्यों किया? तो मैंने आपको बोला है सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब की एंट्री ट्रेडिंग में आएगी, तो वो मैंने कर दिया. देन अगेन परचेज रिटर्न हैव क्रेडिट बैलेंस, पर यहाँ पे लिखा गया डेबिट, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग एंट्री, दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न इट ऑन द डेबिट साइड. यहाँ पे क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ड्यू टू इंटरेस्ट रिसीव्ड देयर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट वन, advertisement expenses are written on the debit side, but I have written it on the credit side because it's a closing balance. Then ट्रेडिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंट्री नहीं है. कौन सी एंट्री है? प्रॉफिट रिलेटेड. इससे क्या होगा? एक्सपेंसेस की वजह से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपका कम होगा, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे. सैलरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. Then dividend received is your income. Incomes are written on the credit side. I have written it on the debit side because it's a closing to profit and loss account. And then these two, purchase and sales related entry, that we have already seen upwards. So that's all for today. Thank you so much. अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. मैंने इलास्ट्रेशन करवा दी है, मैंने पूरी एक्सरसाइज करवा दी. अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो फिर से एक बार वीडियोस देखो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार. एक दिन ऐसा करो कि आप पूरा ये चैप्टर पहले से लेके आखिर तक देख लो, एग्जाम में बहुत काम में लगेगा. इसके रिलेटेड 4 या 5 मार्क्स के एग्जाम्पल्स आते हैं, और यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं. That's why I have made a separate video for it. Okay, and we crossed 1000 subscriber on our channel Commerce by प्रतीक मजमूदार. ये आप ही की चैनल है, आपकी वजह से ही हम
1000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा पहुंच पाए हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एज वेल एज हैप्पी नवरात्रि टू ऑल दी students who are in Gujarat and seeing videos from the rest of the country. Thank you so much. Have a nice day. Jai Hind.